हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस में। तो साथियों हमने 4 क्लासेस पढ़ ली थी। आज मैं 5वां क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं मैं। इस टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का ये पहला क्लास है। इसका एक क्लास और होगा। ठीक है, आज ये पहला क्लास मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है। जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, ये भाग 4 और भाग 9 में दिया गया है संविधान के। ठीक है, संविधान के भाग 4 और भाग 9 में दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद कौन से, तो अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ में दिया गया है। कुल 16 अनुच्छेद हैं या आर्टिकल हैं इसके। ठीक है, जिसमें हमारे लिए पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। जो अनुसूची या शेड्यूल 11 है उसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है, और जो अनुसूची 12 है उसमें नगर पंचायत की बात की गई है। अब अगर बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या है, तो आइए इतिहास जान लेते हैं इसका थोड़ा सा। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ है वो ब्रिटिश काल से माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में हुआ था इसका जन्म। तो ब्रिटिश शासन काल में मौजूद पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बातें आई हैं कि स्थानीय प्रशासन की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाए गए कॉर्नवालिस कोड द्वारा की गई थी। अब एक सवाल बनता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कोड आया था ये कब आया था। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कोड आया था ये 1793 में आया था। ये आप चेंज कर लीजिएगा बस, 1793 में। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। सवाल फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ये वाला कि स्थानीय प्रशासन की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाए गए कॉर्नवालिस कोड द्वारा की गई थी। और सवाल आपसे आ सकता है कि लॉर्ड का जो कॉर्नवालिस का जो कोड आया था ये कब आया था। तो इसका जो आंसर है वो 1793 है। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया, उनने यहाँ पर 1973 लिख दिया है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अगला है पॉइंट कि स्थानीय प्रशासन के जन्मदाता कौन है। तो जो स्थानीय प्रशासन के जो जन्मदाता हैं वो लॉर्ड रिपन हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले पंचायती राज इनके ही शासनकाल में आया था, तो इसलिए इनको स्थानीय प्रशासन के जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई हमारी पंचायती व्यवस्था की आज़ादी से पहले की, स्वतंत्र भारत से पहले की। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के बाद की। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति हुई है इसकी। ये समिति कब आई इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति है। इसकी 4-5 समितियाँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बलवंत राय मेहता समिति ही है। आइए जानते हैं कब आई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी वो 1957 में आई थी। उस समय तत्काल प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके समय में ये आई थी बलवंत राय मेहता समिति। आगे जानते हैं इसके बारे में। संविधान के लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन की गई थी, या इसका गठन 1957 में किया गया था। ठीक है, तो इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो भी 1957 में प्रस्तुत कर दी गई थी। ठीक है, तो इस समिति के अनुसार था क्या। इस समिति के अनुसार गांव से लेकर जिला तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जो राय थी क्या थी। नंबर 1, इसमें ग्राम पंचायत की बात करी गई थी। नंबर 2, इसमें पंचायत समिति की बात करी गई थी। और नंबर 3, इसमें जिला पंचायत की बात की गई थी। इसलिए इस समिति का नाम त्रिस्तरीय पंचायत समिति भी रखा गया है। ठीक है, तो अगस्त 1958 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रयोग के लिए ये समिति लागू की गई, या हमारी जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की। आपसे सवाल ऐसे आएगा कि सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो यही आपका आंसर होगा। सबसे पहले जो प्रयोग के लिए लागू करी गई, प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, तो 1958 में सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया वो आंध्र प्रदेश में किया गया। किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। एक तो सवाल आपका ये बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कि 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ये सवाल उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पिछला बताया गया। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू कहाँ किया गया, तो 1959 में 2 अक्टूबर के दिन राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी या लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब एक पॉइंट अगला आता है आपका कि बलवंत राय मेहता जी को क्या क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो बलवंत राय मेहता जी हैं इनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। शिल्पकार भी कहा जाता है, इनके दो तीन नाम और हैं, आप नोट कर लीजिएगा। राज व्यवस्था का जनक भी इन्हें कहा जाता है, इनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार भी कहा जाता है, इनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीन नाम हो गए इनके, वास्तुकार नंबर एक, दूसरा शिल्पकार, और नंबर तीन क्या नाम हो गया इनका, राज व्यवस्था का जनक। ठीक है, तो तीन नाम हो गए बलवंत राय मेहता जी के। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो 1959 में लागू करी गई थी, इसमें और क्या क्या था। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थान ग्रामीण स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है। भारत में जो पंचायती राज संस्थान है जो बनाया गया है वो स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है। तो वर्तमान में पूरे भारत में कितनी पंचायतें हैं, सबसे पहले बात ये आती है। ठीक है, तो भारत में इस समय 2.51 लाख पंचायतें हैं। ठीक है, 2,51,000 पंचायतें हैं, यानी 2.51 लाख पंचायतें। दूसरा फिर इसमें ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो इसमें ग्राम पंचायतें 2.39 लाख पंचायतें। फिर आता है ब्लॉक पंचायतें कितनी हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक कितने हैं पूरे वहाँ भारत में, तो वो हैं 6,904। फिर आता है जिला पंचायतें कितनी हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी त्रिस्तरीय की राय दी थी, त्रिस्तरीय राज पंचायत व्यवस्था की बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय जानेंगे कितने हैं। तो जिला पंचायतें कितनी हैं पूरे भारत में, तो वो हैं आपकी 589। ये याद कर लेना, ये आंकड़ा जरूरी है आपको जानना है और इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है। ठीक, 24 अप्रैल 1992 से। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या बनेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इसी दिन की वजह से, जिस दिन स्थापना मानी जाती है 24 अप्रैल 1952 को, 92 को, तो उसी दिन से पंचायती राज जो है हमारा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो याद रखना ना, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनेकों परीक्षाओं में पूछा गया है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पॉलिटी का सेक्शन है, आप इसको कहीं ना कहीं पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। अभी हम ग्रामीण परिवेश में पढ़ रहे हैं लेखपाल के लिए स्पेशल, और इसके लिए जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में भी पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है। तो ये तो हो गई हमारी पहली समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद स्वतंत्र भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी समिति एक और आई थी, जिस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। तो जो अशोक मेहता समिति आई थी ये 1977 में आई थी, और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी वो 1978 में प्रस्तुत करी थी, ध्यान रखना। इसके सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें 13 सदस्य थे, हालांकि सदस्य पूछते नहीं हैं, 13 सदस्य थे, इम्पोर्टेंट नहीं है। और अशोक मेहता समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उसमें इन्होंने 2 स्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि जो होना चाहिए समिति में, मतलब जो हमारा पंचायती राज होना चाहिए वो 2 स्तरीय होना चाहिए। इन्होंने जो बताई थी 2 स्तरीय प्रणाली की बात करी थी। वो 2 स्तरीय प्रणाली कौन सी थी, एक थी जिला समिति जिसका दूसरा नाम है जिला परिषद, जिला समिति या जिला परिषद, 2 स्तरीय की बात की। दूसरी मंडल पंचायत, ठीक है, मंडल पंचायत, उसकी इन्होंने बात करी है। तो इन्होंने ख़त्म क्या करा भाई, जिला पंचायत और मंडल पंचायत, तो इन्होंने 2 चीज़ों का तो सुझाव दिया, 2 स्तरीय प्रणाली तो बताई, इन्होंने जो ग्राम पंचायत थी उस समिति को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इन्होंने बताया जो मंडल पंचायत का जो गठन होना चाहिए वो 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पे एक मंडल पंचायत बननी चाहिए और बाकी जिला पंचायत बननी चाहिए। तो इन्होंने 2 चीज़ें बताई। तो इनकी जो इकाई थी मंडल पंचायत छोटी इकाई थी और जिला पंचायत उससे बड़ी इकाई थी। ठीक है, और इनके ना साहब इन्होंने एक बात और बताई थी अशोक मेहता जी ने, इन्होंने कहा था कि जो चुनाव होना चाहिए, इस समिति के अनुसार उन्होंने बात जो कही थी, जो चुनाव होना चाहिए वो दलगत आधार पर होना चाहिए। हर चुनाव का एक अलग अपना दल होना चाहिए, जैसे अब पार्टियाँ होती हैं, उन्होंने कहा चुनाव भी है वो दल के आधार पर होना चाहिए। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। अब ये 2 समितियाँ हो गई हमारी। अब तीसरे आते हैं डॉक्टर एल एम सिंधवी तो बाद में, इससे पहले डॉक्टर GBK राव समिति। तो डॉक्टर GBK राव समिति है, ये आई थी आपकी 19
1985 में, 1985 में आई थी डॉक्टर GBK राव समिति। इसके बारे में बताइए, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो GBK राव समिति आई थी ये 1985 में आई थी। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उसमें माननीय राजीव गांधी जी थे, उनकी सरकार थी। तो उनके समय में ये आई थी GBK राव समिति। तो इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी वो 1986 में प्रस्तुत करी थी। ठीक है, इस समिति ने क्या कहा, तो इस समिति ने बात करी थी 4 स्तरीय पंचायत की। इसने कहा था कि जो पंचायत होनी चाहिए, वो पंचायती राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, वो 4 स्तरीय होनी चाहिए। तो वो 4 स्तर कौन कौन से बताए इन्होंने, 4 स्तरीय प्रणाली कौन कौन सी बताई। सबसे पहली इन्होंने बताई राज्य विकास परिषद एक होना चाहिए, एक मंडल पंचायत होनी चाहिए और एक ग्राम पंचायत समिति होनी चाहिए। ये तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई। ठीक है, लेकिन इनकी जो इन्होंने जो सुझाव दिया वो 4 स्तरीय दिया। ठीक है, आपका राज्य विकास परिषद, मंडल पंचायत, जिला पंचायत व ग्राम पंचायत, इसमें 4 चीज़ें हैं। ठीक है, राज्य विकास परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। इसमें लिखा एक छूट गया है इसमें, वो आप लिख लीजिएगा जो इन्होंने बात करी थी। जब 4 स्तर की बात करेंगे तो जिला पंचायत मंडल के बाद आएगा एक और। ठीक, इन्होंने 4 स्तरीय की बात करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो GBK राव समिति थी ये 4 स्तरीय थी। आपसे ये पूछेगा कि कौन सी समिति कितने स्तर की थी, तो GBK राव समिति थी वो 4 स्तर की थी। बस फिर से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बलवंत राय मेहता समिति है, बाकी आपको पढ़ना सारी है। इससे आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर LM सिंघवी समिति ये कब आई थी। तो डॉक्टर LM सिंघवी समिति जो आई थी ये 1986 में आई थी, बाद में सबसे लास्ट में यही आई थी। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी, इन्होंने 86 के ही लास्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस समय भी राजीव गांधी जी की सरकार ही थी। तो उसमें देखो इन्होंने क्या कहा था, LM सिंघवी की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो पंचायत होनी चाहिए ये भी त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो इन्होंने 3 स्तर जो बताए थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक ग्राम था इनका, और एक इनका था ब्लॉक स्तर, और एक इनका था जिला स्तर। इन्होंने भी 3 स्तर की बात करी थी। ठीक है, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। तो LM सिंघवी जी ने भी 1986 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें भी इन्होंने 3 तरह की सुझाव दिए थे, एक ग्राम पंचायत, एक खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत और तीसरा आपका जिला पंचायत। तो ये हो गई आपकी LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी को बोलते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी पंत या लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, LM का फुल फॉर्म ये डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। तो इन्होंने कहा था, एक बात इन्होंने और कही थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था, राज्य वित्त आयोग का गठन करने की भी सिफारिश डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने की थी। ये बात आप नोट कर लेना। तो स्थानीय सुशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया था, ये तो इसमें लिखा ही है। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं, फिर जब इन्होंने सुधार की बात करी, सुझाव दिए, तो फिर सुधार हुए थोड़े से। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार जो हुए वो कब हुए, वो हुए आपके 1992-93 में। ठीक है, तो उसी के बाद मैंने बताया था ना आपको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है, और उसी दिन से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब हुआ क्या देखिए आगे, पंचायती राज व्यवस्था के सुधार क्या क्या हुए। सबसे पहले सुधार में क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ये देख लेते हैं पॉइंट वाइज, कि संसद द्वारा 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 1992 में सवाल आता है कि 73वां संविधान संशोधन संसद में कब लाया गया, तो आंसर उसका हो जाता है 1992। दूसरा पॉइंट देखिए, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए। जो 73वां संविधान संशोधन लाया गया था संसद में 1992 में लाया गया था, फिर 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और यह अधिनियम लागू कब हुआ, जो संशोधन लाया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया गया। और जब 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया तो इसी दिन से फिर हम लोग पंचायती राज दिवस मनाने लगे। ठीक है, इसमें क्या क्या सुधार किए गए देखिए, इस संशोधन के तहत भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बस ये चेंज किया गया था, भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है,
इस संशोधन को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? मध्य प्रदेश में लागू किया गया। पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू करी गई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। लेकिन फिर इस संशोधन के बाद सबसे पहले कहाँ लागू करा गया? तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू किया गया। और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग का जो अधिनियम आया था वो कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि अधिनियम जो आया था वो 1994 में पारित किया गया। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आप यूपी से पेपर दे रहे हैं तो आपका यूपी से ज़्यादा सवाल आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये 22 अप्रैल 1995 में लागू हुआ था। ये बात भी याद रखना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक एक लाइन से आपकी अच्छी है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगला हेडिंग है पंचायती राज व्यवस्था में जो सुधार आए थे वो क्या क्या आए थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पंचायती राज को जो भाग 9 है और उसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक की बात करी गई है तथा 11वीं अनुसूची में रखा गया है जिसमें 29 विषय हैं। तो उसमें से हम जो हमारे 243 ओ तक के भाग हैं तो उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं कि किसमें किस चीज़ की बात की गई है। बाकी जो मैं कल आपके लिए इसका क्लास पढ़ाऊँगा, अगला क्लास पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें मैं आपके लिए टोटलो 243 से लेकर 243 ओ तक के सारी चीज़ें मैं बताऊंगा किसमें क्या क्या बात करी गई। तो सबसे पहले निर्वाचन की बात करी गई तो पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार निर्वाचन कैसा होना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सबसे पहली बात, कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है, निर्वाचन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 243 के में रखा गया है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 243 के। अगला पॉइंट देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। किसी कारणवश अगर आपकी कोई भी पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जो आती हैं भंग होती है तो 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन की। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा योग्यता की बात कर रहे हैं हम लोग कि योग्यता में क्या क्या आएगा। तो योग्यता सबसे पहले भैया ये भारत का नागरिक हो, कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसकी आयु 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, यानी ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु तो 18 वर्ष हो सकती है। ग्राम सभा सदस्य बनने का मतलब है कि आप वोटर बनने के लिए आपको ग्राम सभा सदस्य जब ही आप बनेंगे जब आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपका वोट बन जाएगा और आप वोट डाल सकते हो। तो यानी उसके लिए तो आपकी आयु 18 वर्ष हो। लेकिन यदि आप पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं, प्रधान बनना है या कुछ और बनना है, तो आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। ये तो योग्यता हुई। तीसरी चीज़, आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी आप कोई भी सरकारी रोजगार ना कर रहे हों। ठीक है, ये तो बात हो गई योग्यता की। हाँ, अगर अनुच्छेद पूछ लेता है तो योग्यता के लिए जो अनुच्छेद की बात करी गई वो 243 ई में बात करी गई है, याद रखना 243 ई में योग्यता की ये जो मैंने बातें बताई ये इस अनुच्छेद में इसकी बातें की गई हैं। अब अगला आता है कार्यकाल। कार्यकाल क्या रहेगा? तो भैया पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है, पहली बात। दूसरी बात, कार्यकाल का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 243 ई में किया गया है। तो ये हमने कुछ चीज़ें तुम्हें बता दी हैं, निर्वाचन, योग्यता और कार्यकाल। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैं आपके लिए कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें सारी चीज़ें आपके लिए मैं 243 की ए से लेकर ओ तक की सारी बताऊँगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे उनको ग्राम सभा जिला पंचायत अधिकारी के साथ मिलकर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करके हटा सकती है। यानी जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा तो जो वार्ड मेंबर बनते हैं हमारे, जो ग्राम सभा वाले जो मेंबर बनते हैं, ग्राम सभा जिला पंचायत अधिकारी के साथ मिलकर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करके हटा सकती है। वो लोग चाहें तो जिला पंचायत अधिकारी के पास जाकर 2/3 से ज़्यादा बहुमत अलग डालकर ग्राम पंचायत को भंग कर सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, लेकिन ऐसा होता नहीं है कहीं भी, गांव में ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं अभी तक। ग्राम पंचायत को संविधान की अनुसूची 11 ग्राम पंचायत को संविधान की अनुसूची 11 29 विषय प्रदान करती है। जो ग्राम पंचायत है वो संविधान की अनुसूची 11 में वर्णित है और इसके 29 विषय हैं। ये बात इस जानना आपके लिए जरूरी थी। थोड़ा सा राज्य वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। ये तो ग्राम पंचायत हो गया। अब राज्य वित्त आयोग की जो बात करी गई थी, किसने बात करी थी राज्य वित्त आयोग की? मैंने आपके लिए बताया था। जो राज्य वित्त आयोग की जो बात करी थी
वो करी थी लक्ष्मीमल सिंधवी जी ने। जो डॉक्टर एल एम सिंधवी समिति मैंने पढ़ाई 1986 वाली, उसने राज्य वित्त आयोग की बात की। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं, इसका उल्लेख कहाँ है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 आई में, 243 आई में जो है वो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, 243 आई में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। इसकी रिपोर्ट को राज्यपाल विधानमंडल को सौंपते हैं या देते हैं। ठीक है, जो राज्य वित्त आयोग है इसकी बात, राज्यपाल जी इसका गठन करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे इसकी नियुक्ति, और इसका जो विधानमंडल है उसको राज्यपाल रिपोर्ट सौंपते हैं। अगला आता है न्याय पंचायत। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 वाला अधिनियम था, जो 1993 में हुआ चालू हमारा, तो उसमें एक बात बताई गई थी कि 3 और 4 पंचायत पर एक न्याय पंचायत का प्रावधान किया गया है कि आपके 3 गांव होंगे या 4 गांव होंगे जिनकी पंचायतें इकट्ठी होकर एक न्याय पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक है, प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट, फौजदारी व दीवानी के जो मामले होंगे वो इससे अंतर्गत आएंगे। बाकी जो मामले हैं वो आपके ऊपर जाएंगे, तहसील स्तर पे, कोर्ट स्तर पे, जिला स्तर पे। फौजदारी व दीवानी के मामले इसके अंतर्गत आएंगे। तो न्याय पंचायत इनको सुनवाई कर सकती है और इन पे 50 से लेकर 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है न्याय पंचायत। अगर न्याय पंचायत से मामला नहीं सुलझता है तो भैया आपको ऊपर जाना होगा, अपना तहसील स्तर से निपटिए या फिर अपना जिला स्तर से केस करके वकील साहब से निपटवाइए अपना, जैसे ही निपटवाना जज साहब से। ठीक है, तो ये तो बात हुई। अब इसके अलावा क्षेत्र पंचायत समिति क्या होती है? तो ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच, यानी ग्राम पंचायत सदस्य समझ रहे हैं आप, जो आपके वार्ड मेंबर होते हैं गांव में, और सरपंच जो आपके प्रधान जी होते हैं, वो इस समिति का गठन करते हैं या समिति के सदस्य होते हैं। अब ग्राम पंचायत सदस्य मिलकर अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, यानी कि ब्लॉक प्रमुख का। जो आपने देखे होंगे बीडीसी, आपने गाँव में सुने होंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो वो मिलकर, या ग्राम पंचायत सदस्य लिखा है, इनको बोलते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो ये सब मिलकर अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, यानी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिनको हम लोग गाँव में बोलते हैं BDC। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो ये लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, जो एक ब्लॉक का हेड होता है, या इनके जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं इन सबका अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, और कार्यकाल के पूर्व भंग होने पर भी इसको 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव कराना होगा। भाई किसी का भी चुनाव है, अगर आप भंग होता है तो 6 माह के अंदर आपको दोबारा कराना होगा। ये बात तो हो गई आपकी ब्लॉक प्रमुख BDC वाली। अब अगली बात, जिला पंचायत परिषद कैसे बनेगा? तो जिला पंचायत सदस्य के सदस्य होते हैं। आपने देखा होगा गांव में जब प्रधानी का या BDC का इलेक्शन होता है तो उसके साथ में जिला पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य के लोग आते हैं हमारे गांव में, वोट डलवाते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य का हम लोग बनाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन है। ये होता है कि जिला पंचायत सदस्य तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो जिला पंचायत परिषद बनता है, यानी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, उसको हम लोग वोट नहीं देते हैं, उसको जिला पंचायत सदस्य लोग ही वोट देते हैं। तो ये जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ये अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और वो बनता है जिला पंचायत अध्यक्ष। उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये चुनाव जो होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इसको जनता नहीं चुनती है। जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो उन्होंने बनाए हैं जिला पंचायत सदस्य, वो लोग इसको चुनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और इसमें रह गया इस क्लास में। देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनको जान लीजिएगा। कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? वैदिक साहित्य में मिलता है, मैंने आपको बताया। वैदिक साहित्य में कहाँ मिलता है? जो मिलता है आपके लिए ऋग्वेद में सबसे पहले। तो वैदिक साहित्य में मिलता है, जिसमें ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीण होता है। यानी अब जो प्रधान या सरपंच होते हैं, तो उस समय वो होते थे ग्रामीण, ग्रामीण कहते थे उनको। ठीक है, उस समय सरपंचों को, किस समय? वैदिक साहित्य के समय। अगला, शिवाजी के शासनकाल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। जो शिवाजी का जो अष्टप्रधान वाला सिस्टम था, उसमें जो ग्राम प्रधान बनाते थे उस समय शिवाजी अपने शासनकाल में, तो उसको पाटिल कहते थे, प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। अगले आ जाओ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का निचोड़ है पूरे टॉपिक का, 4-5 पॉइंट में तुम्हें बताना हूँ। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया, ये याद रखना। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 1 बार होती है। अगला, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से 7 से 17 सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। भाई वार्ड मेंबर कितने होते हैं? कम से कम 7, अधिकतम 17।
ठीक है, याद रखना इतने वार्ड मेंबर होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये 1952 में की गई थी, ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ लिया, ठीक है, रिपीट हो गया। तो ये थे बेटा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे इस चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी जो लोग लेखपाल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें और भैया अपने नोट्स वोट्स बनाते चलें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। क्योंकि अगर अभी आप तैयारी कर लोगे, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, होली के बाद एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो धीरे धीरे पढ़ते चलिए। तो इसका भैया एक पार्ट हो गया आपका आपके पंचायती राज व्यवस्था वाले क्लास का। कल इसमें थोड़ी सी थ्योरी और बची है, वो मैं कल कराऊंगा, और फिर तुम्हारे लिए पंचायती राज व्यवस्था के कल मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।